हेलो एवरीवन, ये वीडियो मुल्क राजानंद के एक फेमस नॉवेल अनटचेबल के बारे में है। मुल्क राजानंद एक प्रोलिफिक इंडियन राइटर थे और मार्ग मैगजीन के फाउंडर भी थे। उनका जन्म पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ एंड ही रिसीव्ड हिज ऑनर्स डिग्री फ्रॉम खालसा कॉलेज अमृतसर और बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। He is best known for his depiction of the lives of the poorer caste in traditional Indian society. So जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी था उसमें जो कास्ट सिस्टम था उसके बारे में ये नॉवेल लिखी खास करके। As a socialist, he advocated the philosophy of humanism and placed human beings in the center of man-made society without any difference. So ये सोशलिस्ट भी थी और सोशलिस्ट के हिसाब से इन्होंने इनका जो फिलॉसफी है ह्यूमनिज्म के लिए, तो उसमें वो उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को सेंटर में रखा कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है रिलीजन से भी बढ़ के। सो सच टाइप ऑफ एग्जांपल कैन बी सीन इन हिज टू नॉवेल्स अनटचेबल एंड कूली। इनका दो नॉवेल काफ़ी पॉपुलर है, अनटचेबल और कूली। इन दोनों नॉवेल में उन्होंने पुअर कास्ट का जो कंडीशन है ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में उसके बारे में डिस्कशन किया है। मुल्क राजानंद का ये जो अनटचेबल है ये रिमार्केबल भी है दलित लिटरेचर को स्टडी करने में, और ये जो नॉवेल है 1935 में पब्लिश हुआ। दिस नॉवेल इज अबाउट द हैपनिंग्स ऑफ ए डे इन द लाइफ ऑफ ए सुपर बॉय बाका। बाका इस नॉवेल में एक सेंट्रल कैरेक्टर है और ये नॉवेल बस एक दिन के ही घटना पे बेस्ड है। मतलब एक दिन बाका एज ए स्वीपर के रूप में जब काम करने जाता है अपने फादर की जगह पे, तो उस दिन में जो कुछ भी होता है उसी चीज़ का इस नॉवेल में डिपिक्शन है। तो बस एक दिन का ये नॉवेल है, जो भी एक दिन में उसके साथ इंसिडेंसेस होते हैं उसी पे बेस्ड है। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स द मिजरेबल लाइव्स ऑफ द मिलियंस ऑफ अनटचेबल इन द कास्ट रिजन सोसाइटी हु आर द विक्टिम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस। जो भी हमारे सोसाइटी में जो इंडियन ऑर्थोडॉक्स था, जो ट्रेडिशन था जिसमें जो अनटचेबल लोग हैं उनका जो प्रॉब्लम था, उनका जो मिजरेबल लाइफ था, जो भी मिलियंस ऑफ अनटचेबल्स का, उसमें आपको देखने को मिलेगा इस नॉवेल में। सो यहाँ आपके पास लिस्ट है कुछ मेजर कैरेक्टर्स के, इसमें माइनर भी कैरेक्टर है। सो बाका जो कि इस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, और वो एक यंग स्वीपर है। ऑलमोस्ट इनका जो एज है 18 ईयर्स का है। लाका बाका के फादर है और वो स्वीपर ही है, और साथ साथ जितने भी स्वीपर्स है उनके टाउन के, उन सब के वो हेड है। सोहिनी बाका की सिस्टर है, साथ ही साथ लाका की डॉटर है। और राखा बाका के छोटे भाई है और लाखा के बेटे हैं। हविलदार चरत सिंह ही इज़ अ फेमस हॉकी प्लेयर ऑफ द 38th डोगरा रेजिमेंट, और ये वो कैरेक्टर है जो इनको सिंपैथी है थोड़ा सा बाका के लिए, और बाद में ये एक अपना ही जो प्राइज्ड हॉकी है वो गिफ्ट करते हैं बाका को। गुलाबो इज़ अ जेलस वुमन हु हेट्स सोहिनी एंड मदर ऑफ वन ऑफ बाका's फ्रेंड। रामचरण वो बाका के दोस्त है और एक वॉशरमैन के बेटे हैं। साथ ही साथ है छोटे, सो ही इज ऑल्सो बाका's फ्रेंड एंड लेदर वर्कर सन। कर्नल हचिनसन एक प्रिस्ट है चर्च में, और वो मैनिपुलेट करते हैं बाका को ताकि वो अपना जो रिलीजन है हिंदू से वो क्रिश्चियन बन जाए। आर्यन बाशिर वो एक लॉयर है और वो महात्मा गांधी के क्रिटिक भी है। उनके फिलॉसफी, उनके आइडिया इनको पसंद नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है शर्शार, वो एक पोइट है और वो महात्मा गांधी के डिफेंडर है। साथ ही साथ ये वो कैरेक्टर है जो फ्लश सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए हैं इस नॉवेल में। नाउ बाका इज अ यंग शूपर ऑफ 18 years old. He lives in an outcast colony of fictional city बुलशा in northern India. So ये जो कहानी है एक फिक्शनल सिटी जिसका नाम है बुलशा, नॉर्दर्न इंडिया में, उस पे बेस्ड है। और उसमें एक जो कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर बाका, वो 18 साल का है और वो एक आउटकास्ट कॉलोनी जो कि बुलशा सिटी में है वहीं पे वो रहते हैं। उनके साथ उनके फादर है, उनकी सिस्टर सोहिनी है और उनका छोटा भाई राखा है। और बाका का ये डिज़ायर रहता है कि हमेशा वो साहिब की तरह दिखे, और इसीलिए वो खुद को बीइंग अ स्वीपर वो खुद को मेंटेन करता है, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन खुद को रखता है। और उसके जो फादर है, जैसा हम लोग जानते हैं कि वो उस टाउन के बुलशा के हेड है स्वीपर्स के, और उनका जो जॉब है वो स्वीपिंग करना तो है ही, साथ ही साथ जो उस टाउन के 3 rows ऑफ पब्लिक लैट्रिन्स है उनको भी साफ करना इनका जॉब है। द नॉवेल बिगिंस विद एन ऑटम मॉर्निंग इन बाका's लाइफ। सो ये जो नॉवेल है पहले हम बता चुके हैं कि बस एक दिन
पे बेस्ड है ये नॉवेल। एक दिन बाका के लाइफ में जो भी इंसिडेंसेस होता है उसी पे बेस्ड है। सो एक ऑटम मॉर्निंग में ये नॉवेल शुरू होता है और एक दिन बाका के जो फादर है लाका वो बीमार पड़ जाते हैं और बाका को ऑर्डर देते हैं कि उनकी जगह पे वो जाए और जितने भी उनका काम है उसको वो करे। सो बाका बहुत हेजिटेट करता है, वो थोड़ा सा उसको अनविलिंग है वो जाने से, फिर भी वो अपने फादर से उसके फादर उसको गाली देते हैं, तब जा करके वो निकलता है साफ करने के लिए। When he comes out, he is again abused by delaying cleanliness by the हविलदार चरत सिंह, जो कैरेक्टर हम लोग जानते हैं कि ये हॉकी प्लेयर थे। सो उनके द्वारा बाका को फिर अब्यूज किया जाता है क्योंकि बाका लेट था, वो जो लैट्रिन साफ करना था वो टाइम से नहीं किया। And who is a famous hockey player और 30th डोगरा रेजिमेंट, he picks up his brush and bucket and cleans the latrine। और उसके बाद बाका जल्दी जल्दी वो लैट्रिन्स जो भी है वो साफ करते हैं। हालांकि उसका जो जॉब है वो डर्टी है, बट वो खुद को हमेशा नीट एंड क्लीन रखता है। चरत सिंह, उनके जो काम है, उनके जो क्विकनेस है सफाई करने का या जो स्किल्ड है उसमें कह सकते हैं, सो उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो बाका को बोलते हैं कि वो अपना एक प्राइज्ड हॉकी स्टिक उनको गिफ्ट में देंगे आफ्टरनून में। सो बाका काफ़ी ग्रेटफुल उनके प्रति होता है और वो सैल्यूट करता है एंड बेंस डाउन टू कंटिन्यूज हिज वर्क अगेन। उसके बाद फिर वो काम करने के लिए चला जाता है। एंड ही मस्ट क्लीन द पब्लिक लैट्रिन्स 4 टाइम, और उसको जो पब्लिक लैट्रिन्स है उसको 4 टाइम साफ करना है। इन द 4th एंड फाइनल राउंड ही फील्स पेन एंड क्रैम्प्स इन द बॉडी, और साफ करते करते उसके पूरे बॉडी में क्रैम्प और पेन होना शुरू हो जाता है। When Baka goes into the town to sweep the street instead of his father, he is not only scolded by but also slapped by a merchant for the announcing posh sweepers coming। सो जब बाका जो 4 टाइम जो लैट्रिन है उसको साफ करने के लिए जब वो स्ट्रीट में जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए, देन वन ऑफ द मर्चेंट उनको स्लैप करते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, इसलिए क्योंकि बाका ये कहना भूल गया था कि पुश स्वीपर्स कमिंग। जैसा कि उस समय सोसाइटी में था कि हर स्वीपर्स को या जो भी पुअर क्लास थे उनके साथ ये था दिक्कत कि उनको ये कहना पड़ता था कि वो आ रहे हैं कि आप लोग हट जाए, इस टाइप से। और बाका चूंकि उसका फर्स्ट डे था, पहली बार वो साफ सफाई करने के लिए निकला था, तो ये भूल गया था और ये कहना भूल गया था कि पुश स्वीपर्स कमिंग, और इस कारण से एक मर्चेंट उसको थप्पड़ मार देता है। द मर्चेंट एलिग्स दैट बाका हैज टर्स्ट एंड पॉल्यूटेड। सो मर्चेंट एलिगेशन लगाता है कि बाका उसको पॉल्यूट कर दिया। और उस समय जो बाका का फीलिंग है, इमोशन है, वो बहुत डिफरेंट है। वो बिल्कुल मोशनलेस, होपलेस और हेल्पलेस हो जाता है और चारों तरफ से उसको क्राउड घेर लेते हैं और बीच में वो है, बट दे टेक केयर टू कीप एट सेवरल यार्ड्स फ्रॉम हिम। लेकिन कोई जो भी क्राउड उसको घेरे हुए सब ये भी अपना डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं कि हम उससे टच नहीं कर पाए। सो द क्राउड हैज नो सिंपैथी फॉर बाका एक्सेप्ट टांगा वाला हु शो सिंपैथी टुवर्ड्स हिम। लेकिन इन सब के बाद एक टांगा वाला आता है जो कि बाका को वहां से उसके जो होपलेस या हेल्पलेस या मोशनलेस सिचुएशन है उससे वो बाहर निकालता है। आफ्टर वॉन्डरिंग एमलेसली टू रिकवर हिमसेल्फ, बाका गोज टू टेम्पल वेयर ही मस्ट स्वीप द कोर्टयार्ड आल्सो। और उसके बाद खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, उसका मेंटल टेंशन है, उससे खुद को बाहर निकालने के लिए वो इधर उधर भटकता है, लेकिन वो बिल्कुल ही बेचैन है। उसके बाद एनी हाउ वो टेम्पल जाता है जहाँ उसको कोर्टयार्ड में झाड़ू भी लगाना है। सो द साइट ऑफ द स्टोन डिटीज सीम्स टू काम हिज ट्रबल्ड माइंड। और जैसे ही वो टेम्पल के कोर्टयार्ड में पहुंचता है तो जो दूर से ही उसको स्टोन की डिटीज है, जो देवी देवताएं हैं स्टोन के, वो लगता है ऐसे कि जैसे बाका का जो सिचुएशन है, जो टेंशन है, वो शायद खत्म हो जाए उनको देखने से। सो ही क्लाइम्स अ फ्यू स्टेप्स लीडिंग टू द होली प्लेस। इंस्टेड ही हियर्स जस्ट देन a loud cry, polluted, polluted, polluted। और जैसे ही वो स्टेप पे अपना पहला ही कदम रखता है उसके बाद उसको एक साउंड सुनाई देता है, कोई बोलता है कि polluted, polluted। बाका थिंक्स ही इज अनडन हैविंग कम सो नियर द डिटीज। और बाका को लगता है कि इस बार भी उससे कुछ गलती हुआ है कि वो जो देवी देवता थे उसके वो करीब गया है और इसके लिए लोग उस पर चिल्ला रहे हैं कि ये अपवित्र कर दिया, इस टाइप से वो चिल्ला रहे हैं। Just then Baka sees his sister Sohini standing at a short distance from him। उसी के बाद बाका देखता है कि उसकी बहन भी वहां पे है।
Then she tells him that she has been abused and molested by Pandit Kalinath when she was cleaning the lavatory of the priest house. और उसके बाद उसकी सिस्टर बोलती है कि उसको मोलेस्ट किया गया है, अब्यूज किया गया है पंडित कालीनाथ के द्वारा जब उसके वो घर का बाथरूम वगैरह साफ कर रही थी. When she protests and screams, he comes out of his place shouting that she has been polluted by her. और जब वो प्रोटेस्ट की सोहिनी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, देन कालीनाथ जो पंडित कालीनाथ है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये लड़की हमको पॉल्यूट करती. इस टाइप से खुद को वो बचाने के लिए इसी पे उल्टे वो एलिगेशन लगा देता है. So that he has been polluted her touch, Baka realizes his helplessness, but he can do nothing to expose the hypocrisy of the priest. लेकिन वो खुद को वहाँ पे असहाय पाता है और वो कुछ कर भी नहीं पा सकता है, जो कि प्रिस्ट का जो हिपोक्रेसी है उसको दिखा भी नहीं पाता है. बोथ बीइंग हेल्पलेस एंड होपलेस वॉक्स टू होम. दोनों निराश होकर के अपने घर की ओर निकल जाते हैं. आफ्टर रिटर्निंग होम, बाका इज रिमाइंडेड बाय हिज फादर दैट ही मस्ट कलेक्ट फूड फॉर द फैमिली. जब वो घर लौटता है तो काफ़ी उदास रहता है, फिर भी उसके फादर कहते हैं कि आप तुमको जाना होगा, लोगों से खाना मांग के लाना होगा. शायद उस समय का यही मतलब ऐसे ही सोसाइटी चलता था, लोग उनके साथ ऐसे ही ट्रीट करते थे. तो ये he goes to Silversmith Colony and shouts bread for the sweeper, mother bread for the sweeper. So जा के घर घर सिल्वर स्मिथ कॉलोनी में जाकर वो घर घर ये बात चिल्लाते हैं कि bread for the sweeper, mother bread for the sweeper. A housewife becomes angry when he sees Baka on the threshold of her house and scolds him. और एक हाउसवाइफ उस पर और गुस्सा आ जाती है जब देखती है कि उसके घर के बाहर जो चबूतरा रहता है उस पर वो आ गया हुआ है. सो उस पर वो और चिल्ला देती है पेरिस एंड डाई एज ही हैज डिफाइल्ड हर हाउस. और वो जो हाउस वाइफ है वो फिर से उसको कहती है कि तुमने मेरे घर को अपवित्र कर दिया. बाका आस्क्स फॉर हर फॉरगिवनेस एंड अपील्स फॉर फूड. शी फ्लिंग्स अ चपाटी एज इफ गिविंग इट टू अ. तो बाका वहाँ पे माफ़ी मांगता है और वो बस फूड मांगता है. और उसके बाद वो जो लेडी है हाउस वाइफ है वो ऐसे रोटी फेंकती है जैसे कि लोग कुत्ते को रोटी फेंकते हैं, तो इस टाइप से उसको दिया जाता है. सो आफ्टर रिटर्निंग होम, बाका टेल्स हिज फादर ऑल दैट हैपेंस टू हिम एंड विशेस नॉट टू गो द टाउन अगेन. और जब बाका खाना लेकर के वापस घर आता है, देन उसके फादर पूछते हैं और बाका बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है. और वो कहता है कि फादर अब हम टाउन फिर से नहीं जाएंगे. बाका's फादर कंसोल हिम एंड टेल्स हिम दैट ही वाज सेव्ड इन हिज चाइल्डहुड बाय अ किंग. बाकी के फादर बताते हैं कि ये सोसाइटी ऐसे ही चलता है और जब तुम बहुत छोटे थे और तुम्हारा कोई चांसेस नहीं था बचने का, तो वन ऑफ द जो हाई क्लास के लोग हैं लाइक एक हकीम, वो तुम्हारा जान बचाए थे, तो हम लोग पे उनका बहुत ज़्यादा उपकार है. इस टाइप से वो अपने बेटे बाका को समझाते हैं. While eating with his family, Baka tells a lie that he has been invited by रामचरण and his sister. उसी दिन रामचरण की बहन का शादी है और खाने के समय उसको याद आता है, ये फूड लवर भी है बाका, और उसको याद आता है कि उसकी सिस्टर रामचरण जो उसके फ्रेंड है उसकी सिस्टर का शादी है. सो वो अपने फादर को झूठ बोलता है कि वो उसको इनवाइट दिया है, रामचरण शादी में जाना है, हालांकि इसको कोई इनविटेशन नहीं मिला था. सो ही गोज देयर एंड मीट्स छोटा एंड रामचरण, ये दोनों उनके दोस्त हैं. ही सेल्स ऑल दैट हैपेंड टू हिम. और इसके बाद उसका जो इमोशन है, फीलिंग है, वो सब कुछ बता देता है अपने दोस्तों को. एंड दे ऑल्सो कंसोलिंग, सब दोनों दोस्त मिलके इसको सांत्वना देते हैं. एंड दे रिमाइंड बाका अबाउट द हॉकी स्टिक. उसके बाद उनके मन को चेंज करने के लिए, बाका के मन को चेंज करने के लिए वन ऑफ द फ्रेंड कहता है कि अरे तुमको तो हवलदार चरत सिंह हॉकी स्टिक देने वाला था. देन इसको ये बात याद आता है. बाका गोज टू सी हवलदार चरत सिंह वेयर इज गिविंग द प्राइज हॉकी स्टिक, और जाके मिलता है फिर हवलदार चरत सिंह और उसको टी ऑफर करता है, बढ़िया से बैठाता है और फिर उसको अपना जो प्राइज हॉकी स्टिक है जो प्रॉमिस किया था उसको वो देता है. ऑन द वे बाका मीट्स हिज मिलिट्री बाबूज टू सन हु ऑल्सो वांट्स टू प्ले हॉकी. उसके बाद बाका निकलता है हॉकी स्टिक लेकर के, तो रास्ते में उसको एक मिलिट्री बाबू है, उसके दो बेटे मिलते हैं जो भी हॉकी प्लेयर भी है. सो यंगर इज इंजर्ड इन द गेम, और जो छोटा वाला बेटा है बाबू, मिलिट्री बाबू का, वो इंजर्ड हो जाता है गेम में. सो बाका एज ए ह्यूमन बीइंग
एज ए सेंसिबल ह्यूमन बीइंग उसको ले करके जाता है उसके घर पे जल्दी से, वेयर बाका इज अगेन अक्यूज्ड ऑफ डिफेलिंग द हाउस, और उसके बाद बाका को फिर से एलिगेशन लगता है कि वो फिर से उस जिस घर में वो उसको लेके जाता है मिलिट्री बाबू के यहाँ, तो उनकी वाइफ कह देती है कि ये घर को फिर से वो अपवित्र कर दिया। बीइंग सैड ही वॉन्डर्स हियर एंड देयर एंड सिट्स ऑन द ट्री, और इधर उधर भटकने के बाद वो बस एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। Suddenly he is approached by Colonel Hachin Singh, the chief of the Salvation Army in the region. So बुलशाह सिटी जो है वहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलेगा किस टाइप से क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रहा था उस समय जब हम लोग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अंदर थे। ये स्टोरी के बैकग्राउंड में भी वही है कि जब ब्रिटिश जो इंपीरियलिज्म था, हम पे शासन ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट जो करता था, उसी समय का ये बैकग्राउंड है। सो कैसे कर्नल हचिनसन उसके पास जाते हैं जब देखते हैं ये उदास बैठा हुआ है, और उसको कंसोल करते हैं, साथ ही साथ उसको एडवाइस देते हैं कि तुम क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये सब चीज़ नहीं होता है। बट सून बाका लर्न्स दैट हचिनसन वाइफ हैज रूड बिहेवियर फॉर द स्वीपर्स, लेकिन बाका को तुरंत पता चल जाता है जब वो उसके घर पे जाता है देन कि उसकी वाइफ का जो बिहेवियर है वो स्वीपर्स के प्रति जो है वो अच्छा नहीं है, वो रूड है। So he again feels pain and starts moving aimlessly. So इस एकदम होपलेस सिचुएशन है इसके बाद, जहाँ जा रहा है लोग इसको गाली दे रहे हैं, इवन तक कि एलिगेशन लगा रहे हैं। सो और इसको कहीं एक एम नहीं दिख रहा है। सो इस सडनली हियर्स सम पीपल शाउटिंग महात्मा गांधी की जय। उसके बाद इधर उधर भटकते हुए कुछ लोग नारे लगाए जा रहे हैं महात्मा गांधी की जय, और along with the crowd of the people he too goes to the गोलबाग where महात्मा गांधी is going to address a meeting। और वहाँ से उसको पता चलता है कि महात्मा गांधी आए हुए हैं गोलबाग, एक फिक्शनल ही जगह है उसी टाउन में, कि वहाँ उनका आज स्पीच है, एक पब्लिक मीटिंग। तो उसी क्राउड के साथ वो भी चल जाता है बाका। ड्यूरिंग हिज स्पीच गांधी डिक्लेयर्स अनटचेबिलिटी टू बी द ग्रेटेस्ट प्लॉट ऑन ह्यूमनिज्म। उस स्पीच में, गांधी जी की स्पीच में, बहुत सारा जो कास्ट रिडन जो थिंकिंग है सोसाइटी में, उस पर वो बहुत सारा टीचिंग्स देते हैं, और वो बताते हैं कि हिंदुज़्म जो रिलीजन है उस पर अगर सबसे बड़ा धब्बा है कोई चीज़ है तो वो अनटचेबिलिटी है। सो ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस द विश टू बी बॉर्न एज ए स्कैवेंजर in his next life so that he could realize their misery, and talks of the removing the social evils of untouchability। और इस स्पीच में महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर उनका पूर्ण जन्म हो, हालांकि वो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अगर वो नेक्स्ट लाइफ हो उनका, तो वो एक अनटचेबल के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, ताकि जो उनका पेन है अनटचेबल लोगों का उसको वो समझ पाए। सो बाका इज डीपली टच्ड बाय द कंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ द महात्मा गांधी स्पीच, और उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है जो गांधी जी का स्पीच। आफ्टर गांधीज डिपार्चर, इकबाल नाथ सरशार, ए यंग पोएट, एंड हिज फ्रेंड आर.एन. बाशिर, ए बैरिस्टर एट लॉ, डिस्कस हाउ द इंडियन सोसाइटी कैन बी rid of its bane of untouchability। जैसा कि हम लोग देखते हैं कोई भी लीडर आते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, उसके बाद लोग जैसे बात करने लगते हैं, अपना अपना पॉइंट देने की ये अच्छा बोले ये खराब बोले, उसी टाइप से दो कैरेक्टर है लाइक इकबाल नाथ सरशार और आर.एन. बाशिर, ये दोनों बात करते हैं गांधी जी के स्पीच के बारे में जो गांधी जी गोलबाग में दिए, और बताते हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है जो अनटचेबिलिटी है। सो दे टॉक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द फ्लश सिस्टम ऑफ सीवेज, और उसके बाद जो फ्लश सिस्टम का जो उस समय समझिए कि डिस्कवरी हुआ था, खोज हुआ था, तो उसके बारे में वो बात करते हैं कि अब फ्लश सिस्टम आ गया है, जो स्वीपर्स है या जो भी अनटचेबल है, अब उनको ये काम नहीं करना पड़ेगा हाथ से। आपको याद होगा शायद बहुत पहले, अभी हो रहा होगा नहीं पता, बट जो भी सीट्स वगैरह थे लैट्रिन के, वो सब वो लोग हाथ से साफ करते थे, ये कंडीशन था उन लोगों का। सो फ्लश सिस्टम आने से शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। टू हियर गांधीज एंड द फ्लश सिस्टम बाका बिकम्स काम, और उसके बाद जो फ्लश सिस्टम का ये दूर से ही सुन रहा था इन सब के बारे में, तब उसका जो थोड़ा सा जो पेन है, जो फ्रस्ट्रेशन है और जो गुस्सा है, वो सब थोड़ा सा कम होता है। बट हिज कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट ओवर, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके मन में, इनर कॉन्फ्लिक्ट, वो कम नहीं हो रहा था। बाका वॉक्स टुवर्ड्स होमवर्ड एंड डिसाइड्स टू टॉक अबाउट गांधीज स्पीच एंड द फ्लश सिस्टम टू हिज फादर। उसके बाद एनी हाउ बाका खुद को रिकवर करता है और वो डिसाइड करता है, वो घर की ओर जाता है और ये डिसाइड करता है कि इन सब के बारे में वो
अपने फादर को बताएगा। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद. Hope it will help you in your preparation of exam.